हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज एक नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं जो आने वाले असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम्स के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर जो एक अच्छा टॉपिक है पॉलीफेज सिस्टम। यहाँ से पिछली बार भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तो इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। आसान टॉपिक है, छोटा टॉपिक है और बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पॉलीफेज सिस्टम होता क्या है। तो हम देख रहे हैं जब मोटर सिंगल फेज सप्लाई दे रखे हैं मोटर को, तो उस मोटर क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी। सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसी कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट बनाना है मोटर को। तो हम क्या कर रहे हैं, एक से ज़्यादा फेज यूज में ले रहे हैं, जिसको हम पॉलीफेज कहेंगे। पॉलीफेज क्या होता है, जहाँ पर एक से अधिक फेज होते हैं। एक से अधिक मतलब तो टू फेज की बात करेंगे यहाँ पर, और थ्री फेज वाली हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं इसके बारे में पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है, यानी इसको बोलेंगे हिंदी में बहुकला प्रणाली, एक से अधिक फेज वाला। आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी? सिंगल फेज मशीनें क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी, जबकि थ्री फेज सप्लाई के अंदर मशीनें क्या होती हैं, सेल्फ स्टार्ट होती हैं। सिंगल फेज मशीन की कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी लो होती है, जबकि थ्री फेज मशीन की एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी क्या होती है, उच्च होती है। इसीलिए हम इसके यूज में ले रहे हैं। थ्री फेज की तुलना में बहुफेज प्रणाली के अंदर हम पावर ट्रांसमिशन अधिक होता है। जैसे सिंगल फेज के अंदर क्या हो रहा था, P बराबर VI cos फाई हो रहा था, यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर एक हो रहा है, मान लो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे एक ही मान लो एक यूनिट पावर ट्रांसफर हो रहा है। जब दो दो फेज हम लिए तो √2 का मल्टीप्लाई भी यहाँ से हो जाएगा, तो √2 कितना माना होता है, 1.414, और √3 का मान कितना होता है, 1.732। तो यहाँ पर क्या होता है, याद रखिएगा, P बराबर VI cos फाई किस में होता है, सिंगल फेज के अंदर। और पावर ट्रांसमिशन सेकंड फेज के लिए जब दो फेज यूज में लेते हैं तो √2 VI cos फाई, और थ्री के लिए, थ्री फेज के लिए P बराबर √3 VI cos फाई हमारे पास हो जाता है। थ्री पेज सिंगल फेज की तुलना में थ्री पेज में समान शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है, तो तारों की क्या होती है, बचत होती है। सिंगल फेज जब भी हम यूज में ले रहे थे, हमारे पास टॉर्क क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था। और कैसा मिल रहा था, रफ। रफ का मतलब थोड़ा सा खुरदरा टाइप मान सकते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हार्मोनिक्स ज़्यादा आ रहे थे। जबकि थ्री फेज सप्लाई के अंदर हमारे पास टॉर्क उच्च था, और कैसा था, स्मूथ, यानी एकदम अच्छा वाला टॉर्क हमारे पास मिल रहा था। तो हमारे पास देखेंगे तो टू फेज जो है काम में लेते हैं हम, कहाँ काम में लेते हैं, जहाँ पर हीट हीट प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक भट्टियों में हमें क्या किया जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम कितने फेज काम में लेते हैं, दो फेज। और थ्री फेज के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर पावर का क्या करना, हमें ट्रांसमिशन और क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए हम कौन सा फेज काम में ले रहे हैं, थ्री फेज। वैसे 4 फेज, 6 फेज, 9 फेज और 12 फेज तक के हमारे पास क्या होते हैं, वाइस काम में ले सकते हैं, लेकिन हम क्या ही कर रहे हैं। सो पॉलीफेज के लिए कंडीशंस क्या क्या है, सबसे पहले तो पोटेंशियल समान होना चाहिए, विभव का समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, आवर्ती क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, और फेज के बीच अंतर समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक फेज 30 डिग्री पे ले लिया और फिर 60 डिग्री पे ले लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम जब भी फेज में लेंगे तो कितना लेंगे, एकदम सेम एंगल पे लेंगे। तो आप याद रखिएगा, फेज अंतर हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। टू फेज प्रणाली के अंदर भी हमारे पास दोनों आवश्यक शर्त यही है कि यहाँ पर भी बहुत समान होना चाहिए, और फेज की आवृत्ति समान होनी चाहिए, और दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और थ्री फेज के लिए बात करें तो थ्री फेज के अंदर वही बात कि फेज समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, और दोनों के बीच में अंतर कितना डिग्री का होना चाहिए, 120 डिग्री का। याद रखिएगा, ये पिछली बार वही यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे एक फेज ER फेज हो गया, वाई फेज हो गया, बी फेज हो गया। यहाँ पर E बराबर ओमेगा टी, फिर इसके बाद में ओमेगा, यहाँ पर 120 का अंतर ले लेंगे, फिर 240 का। तो ये हम जानते हैं ओमेगा टी माइनस 240 को हम कॉस लिख सकते हैं, cos 90 प्लस थीटा वाला। आपने ये देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका फेजर डायग्राम दे रखा है।
तो फेजर डायग्राम पूछेगा नहीं, डायरेक्ट इतना ही पूछता है कि इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री का होता है। कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है इस चैप्टर के अंदर। कुछ टर्म्स कौन कौन सी है, तो वह है एक तो कौन से हमारे पास लाइन वोल्टेज। अच्छा, लाइन वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, लाइन वोल्टेज। अच्छा, लाइन, कभी आप खूब लाइन में लगे होंगे और आजकल लाइनें खूब लगती हैं, तो लाइन के पीछे हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी खड़ा होता है, ये कड़ा पे इसके पीछे लाइन, इसके पीछे लाइन, और दैनिक जीवन में हम लाइन ही लाइन चलते हैं। अभी वैलेंटाइन डे का टाइम होता है तो भी लाइन लगी हुई है, तो लाइन तो आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर हम 3 फेज की बात करें तो आर वाई बी, 3 फेज की बात करें तो आर फेज हो गया, वाई फेज हो गया, और कौन सा फेज हो गया, बी फेज हो गया। लाइन की बात करेंगे तो 2 फेजों के बीच का अंतर लेंगे हम, 2 फेजों के बीच का अंतर लेंगे, वोल्टेज का अंतर लेंगे तो लाइन वोल्टेज हो जाएगी, करंट का अंतर लेंगे तो लाइन धारा हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा, जबकि हम ये जैसे 3 फेज हो गए, इसके अंदर आर हो गया, वाई हो गया, बी हो गया। जब भी 2 फेजों के बीच का अंतर ले रहे हैं, वोल्टेज का अंतर लेंगे तो लाइन वोल्टेज, करंट का अंतर लेंगे तो लाइन धारा हो जाएगी। जबकि हम लाइन धारा, एक फेज का और एक किसका अंतर लेंगे, यहाँ पर न्यूट्रल निकाल लें, यहाँ से न्यूट्रल का देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज, फेज धारा हो जाएगी, और एक ही फेज में करेंगे तो फेज करंट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, 2 फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होता है, 2 फेजों के बीच का वोल्टेज लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज। लाइन धारा, 2 फेजों के बीच प्रवाहित धारा लाइन धारा, और फेज धारा, एक फेज में प्रवाहित धारा फेज धारा। संतुलित लोड क्या करते हैं, बैलेंस लोड की बात करें, जहाँ पर सभी फेजों में लोड क्या हो, समान हो, तो हमारा उसमें जो प्रवाहित लोड क्या होगा, हमारे पास बैलेंस होगा। अनबैलेंस में सभी फेजों में लोड का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी भिन्न भिन्न करंट देंगे तो अनबैलेंस लोड के कंडीशन में आएंगी। टोटल पावर की बात करें तो 3 वी आई कॉस फाइव हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक फेज में तो वी आई कॉस फाइव होता है, तो 3 के अंदर 3 वी आई कॉस फाइव हमारे पास फेज हो जाएगा। इसके बाद में हम स्टार वाली बात करेंगे, स्टार। और फिर इसके बाद में स्टार के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पास स्टार कनेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल निकाल लिया, तो न्यूट्रल के अंदर क्या हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब सभी के अंदर पावर क्या हो, हमारे पास समान हो, विभव समान हो, फ्रीक्वेंसी समान हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूट्रल के अंदर जाएगी नहीं, वहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब अनबैलेंस कंडीशन होगी, एक में अंदर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है, तो फिर हमारे पास जो लोड न्यूट्रल करंट का जो मान होगा वो क्या होगा, तीनों में प्रवाहित करंट का क्या होगा, सम होगा, ये याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो ये है, यहाँ से ही पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपका दिखाऊंगा भी आगे कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, लाइन धारा और फेज धारा आपस में क्या होती है, यहाँ पर बराबर होती है। लाइन धारा क्या के बात किया था हमने, 2 फेजों के बीच में प्रवाहित धारा लाइन धारा, और फेज धारा यहाँ पर एक फेज में प्रवाहित धारा फेज धारा, तो ये आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और लाइन वोल्टेज, 2 फेजों के बीच प्रवाहित वोल्टेज लाइन वोल्टेज, और फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज और न्यूट्रल के बीच प्रवाहित वोल्टेज, ये आपस में इसका कितना होता है, अंडर रूट 3 गुना होता है। तो आप ये याद रख लेंगे आसानी से, तो आपका काम हो जाएगा। तो बस ये याद रखिएगा, इसका जस्ट उल्टा ही थोड़ा सा यहाँ पे अलग से दे रखा है, इधर वाला डेल्टा कनेक्शन के अंदर। तो डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या है, लाइन वोल्टेज वी एल और फेज वोल्टेज दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं। तो आप उसमें याद रखिएगा, जैसे ये वी बन गया ऐसे मान लीजिए, तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में बराबर रखेंगे, आप याद रखिएगा। जैसे लाइन वोल्टेज हो गया है ना, तो और इसका लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट की कितनी होती है, अंडर रूट 3 गुना होती है, आप ये याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए, यहाँ पर न्यूट्रल
किस में न्यूट्रल उपस्थित होता है, कौन से कनेक्शन के अंदर न्यूट्रल उपस्थित होता है, कौन से के अंदर नहीं होता है। तो स्टार के अंदर न्यूट्रल आसानी से निकाल सकते हैं, जबकि डेल्टा के अंदर हम न्यूट्रल निकाल नहीं सकते। तो सन लोड के कारण ब्रेकडाउन की संभावना, न्यूट्रल के कारण ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पर ब्रेकडाउन पॉसिबिलिटी एकदम कम होती है। स्टार के अंदर यूज में कहाँ लेते हैं, तो जहाँ पर पावर परिपथ और लाइटिंग फैन वगैरह के अंदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के अंदर इसका हम क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं। और डेल्टा कनेक्शंस का केवल पावर परिपथ में, पावर ट्रांसमिशन में एंड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम इसका यूज में लेते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा इन दोनों के बीच के अंदर, तो ये वह इंपॉर्टेंट डाटा है। लाइन धारा, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है। लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज से 30 डिग्री आगे होता है। जैसे लाइन वोल्टेज हो गया, तो ये फेज वोल्टेज हो गया। तो लाइन वोल्टेज जो है फेज वोल्टेज, ये फेज वोल्टेज हो गया ये, तो इससे 30 डिग्री आगे। और लाइन वोल्टेज फेज धारा से 30 डिग्री, ये फेज धारा थी, तो इससे 30 डिग्री आगे वाला आप याद रख लेंगे ये वाले बात। फेज धारा लाइन धारा से 30 डिग्री आगे और फेज धारा लाइन वोल्टेज से आगे होती है। फिर इसके बाद में पावर को मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड लेते हैं वो आता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि फेज का सीक्वेंस कैसा होता है। तो जैसे हमारे पास फेज आर वाई बी होता है, अगर हम इधर से चलते हैं एकदम से इधर, तो चाहे आर वाई बी ले लो, वाई बी फिर आर लेना पड़ेगा आपको। बी से स्टार्ट करोगे तो वाई आर और फिर वाई लेंगे। तो इस तरफ से चलेंगे तो हमारे आर वाई बी से, तो इसको धनात्मक फेज सीक्वेंस बोलेंगे, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। और हम इधर इधर से चलेंगे, वाई ले लिया फिर बी, वाई बी ले लिया फिर वाई ले लिया फिर आर ले लिया, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव फेज सीक्वेंस। यहाँ पर वही दे रखा है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किस में होता है, जब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है, वहाँ पर मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो याद रखिएगा। यहाँ पर पावर को मेजरमेंट करने के लिए 3 विधियाँ लेते हैं। एक वोट मीटर विधि, कौन कौन सी, एक तो 1 वोट मीटर, 2 वोट मीटर और 3 वोट मीटर। 1 वोट मीटर, 2 वोट मीटर और 3 वोट मीटर। 1 वोट मीटर का हम क्या लेंगे, जब हमारे पास कैसा हो, बैलेंस लोड हो। बैलेंस और अनबैलेंस लोड के लिए हम कौन सा लेंगे, 2 वोट मीटर विधि का यूज लेंगे। और 3 का लेंगे हम अनबैलेंस लोड के अंदर। ये तीनों आप याद रखेंगे। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इधर से, यहीं से जो हमने बताया हम यहाँ से इस टॉपिक से। 1 वोट मीटर, तो यहाँ बैलेंस लोड के लिए। 3 वोट मीटर का असंतुलित लोड के लिए। और फिर हमारे पास आ जाता है कौन सा, 2 वोट मीटर विधि। 2 वोट मीटर विधि के अंदर हम क्या लेते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस लोड के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टेन थीटा टेन फाइव इक्वल टू √3, दोनों वाट मीटर का डिफरेंस और दोनों वाट मीटर का जोड़। आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। और यदि थीटा निकालना तो टेन इनवर्स वाला यहाँ पर ले लेंगे। और इसके लिए कुछ अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं, तो वो आप याद रख लेंगे। जैसे यहाँ पर ये तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, आपको आती होंगी ये सब, तो नहीं आती है तो आप CBT2 क्वालिफाई करने के बारे में मत सोचिएगा बिल्कुल भी। और यहाँ पर ये अलग अलग दे रखे, वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इसी फॉर्मूले के अंदर ये मान रख के आप चेक कर लेंगे, पावर फैक्टर का मान और फेज एंगल कितने आता है वो याद रखिएगा। फिर इसके बाद में जैसे हमारे पास क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, कुछ क्वेश्चंस हमने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं जो PYQ में पूछ रहे हैं। 3 वोल्टेज हमारे पास ये दे रखे हैं, तो तीनों के बीच में मैग्नीट्यूड बराबर है, तो एक दूसरे से विस्थापित होते कितनी डिग्री पे होते हैं, तो 120 डिग्री पे ये हमारे पास विस्थापित होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एक और क्वेश्चन हमारे पास जैसे डेल्टा कनेक्शन दे रखा है। डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है, तो हमने देख लिया था कि डेल्टा कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में 240 वोल्ट दे रखे है, तो लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, 240 वोल्ट का कितना होता है, √3 गुना होता है। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रखे हैं, देखते हैं।
और भी क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन नहीं थे, 4-5 और भी क्वेश्चन थे, तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। ये बहुत शॉर्ट 15 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट के अंदर हमने पॉलीफेज सिस्टम को ख़त्म कर लिया है। तो आगे भी अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट।